नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ड्रोन और कंट्री ऑफ ओरिजिन, MQ-9B अमेरिका, हेरॉन TP फ्रांस, स्विच रूस। आपको बताना है कि उपर्युक्त युग्मों में से कितने सुमेलित हैं। केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, केवल तीन युग्म की इनमें से कोई भी नहीं। ड्रोन्स के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि जब हम बात करते हैं MQ-9B की, तो इसे जनरल एटॉमिक्स MQ-9 रीपर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कभी कभी प्रीडेटर बी भी कहा जाता है। वस्तुतः यह एक मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV है, जो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना के लिए विकसित किया गया है। वहीं दूसरी ओर जब हम बात करते हैं हेरॉन TP की, तो इसे IAI ईटन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इजराइल में विकसित किया गया एक मानव रहित टोही विमान है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं स्विच ड्रोन की, तो इसे स्विच अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहा जाता है, जो एक स्वदेशी ड्रोन है जिसे भारत स्थित UAV निर्माता कंपनी आइडिया फोर्ज के द्वारा विकसित किया गया है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि केवल पहला युग्म ही एक ऐसा है जो सही सुमेलित है, और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा A, केवल एक युग्म। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। इंटरनेट सेवा के निलंबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से गलत है या है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत जारी नियम यह निर्धारित करते हैं कि केवल पुलिस महानिदेशक यानी DGP ही राज्य स्तर पर ऐसा आदेश पारित कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। केवल एक, केवल दो, दोनों कि इनमें से कोई भी नहीं। इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि 1885 के भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के तहत केंद्र या राज्य सरकार के गृह सचिव ही ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं जिसके तहत किसी भी क्षेत्र में इंटरनेट शटडाउन आदि लागू करने का आदेश पारित किया जा सकता है। हालांकि आदेश में शटडाउन के विस्तृत कारण शामिल होने चाहिए और इसे अगले दिन ही समीक्षा समिति को भी भेजा जाना चाहिए। केंद्र सरकार के मामले में समीक्षा समिति में कैबिनेट सचिव और कानूनी मामलों और दूरसंचार मामलों के सचिव शामिल होते हैं। वहीं राज्यों के मामले में इस समिति में मुख्य सचिव आदि को शामिल किया जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जनवरी 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि इंटरनेट के माध्यम से सूचना तक पहुंच भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसे अनुराधा बसीनवाद में माना गया था। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि पहला ही जो कथन है वह हमारा गलत है, और चूंकि हमसे गलत कथन के बारे में पूछा गया है इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा A, केवल एक। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को परीक्षा में नकल रोकने के लिए इंटरनेट सुविधा को अंधाधुंध बंद करने का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया है, जिससे इंटरनेट शटडाउन का विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। वे रामकृष्ण और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रभावित थे। जहां गांधी भौतिकवाद विरोधी और आधुनिक तकनीक के भी विरोधी थे, वहीं बोस ने प्रौद्योगिकी और बड़े पैमाने पर उत्पादन को अस्तित्व और गरिमा के लिए आवश्यक माना। बोस विकेंद्रीकृत समाज चाहते थे। आपके विकल्प हैं केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन कि एक, दो और तीन। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि उनका जन्म 1897 में कटक में हुआ था और वे रामकृष्ण और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं के साथ साथ बंकिम चंद्र चटर्जी से भी प्रभावित थे, और इस रूप में वे अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसका पुनरुद्धार चाहते थे। हालांकि सुभाष के मन में गांधी जी के लिए बहुत सम्मान था, किंतु दोनों नेताओं के बीच अनेक वैचारिक मतभेद भी थे, जैसे कि गांधी
भौतिकवाद विरोधी और आधुनिक तकनीक के विरोधी थे, वहीं बोस ने प्रौद्योगिकी और बड़े पैमाने पर उत्पादन को अस्तित्व और गरिमा के लिए आवश्यक माना। इसी प्रकार से जहां गांधी एक विकेंद्रीकृत समाज चाहते थे और आधुनिक राज्य को नापसंद करते थे, वहीं बोस एक मजबूत केंद्र सरकार चाहते थे और आधुनिक राज्य को भारत की समस्याओं का एकमात्र समाधान मानते थे। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि पहला और दूसरा कथन हमारा सही है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक और दो। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? यह 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक गुट के रूप में उभरा। इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कट्टरपंथी वामपंथी तत्वों को एक साथ लाना था। फॉरवर्ड ब्लॉक की प्रारंभिक समिति में अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस एवं उपाध्यक्ष के रूप में पंजाब से खुर्शीद नरीमन थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन कि एक, दो और तीन। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी के कट्टरपंथी वामपंथी तत्वों को एक साथ लाने के लिए कांग्रेस पार्टी के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के निर्माण का प्रस्ताव रखा। इसका राजनीतिक उद्देश्य कांग्रेस के अधिकांश सदस्यों को उनके कट्टरपंथी दृष्टिकोण की ओर परिवर्तित करना और भारतीय लोगों को एक वैकल्पिक नेतृत्व प्रदान करना था, जो भारतीय राजनीति के वर्तमान चरण में साम्राज्यवादी विरोधी दृष्टिकोण पर आधारित था। फॉरवर्ड ब्लॉक की प्रारंभिक समिति में अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस, वहीं उपाध्यक्ष के रूप में पंजाब से एस केवेशीर का नाम महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लाल शंकर लाल इसके महासचिव थे और खुर्शीद नरीमन इसके सचिव थे। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि जब हम बात करते हैं सही कथनों की, तो इसमें पहला और दूसरा कथन हमारा सही है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक और दो। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2022 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति हैं। जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार है। किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। एक और दो, केवल दो, एक और तीन कि केवल तीन। वन्य जीव संरक्षण के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बाघों सहित जंगली जानवरों को सभी उद्देश्यों के लिए सरकारी संपत्ति माना जाना चाहिए और उनके द्वारा किए गए किसी भी नुकसान की भरपाई सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। इसी प्रकार से जब किसी जानवर को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित जानवर के रूप में घोषित किया जाता है तो उसे उसी सुरक्षा का आनंद मिलेगा, चाहे वह संरक्षित क्षेत्र में मौजूद हो या संरक्षित क्षेत्र से बाहर हो। इसी प्रकार से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार यदि मुख्य वन्य जीव वार्डन संतुष्ट हैं कि कोई जंगली जानवर मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया है या वह इतना विकलांग या मृतप्राय है कि ठीक नहीं हो सकता, तो ऐसे में एक लिखित आदेश के द्वारा और इसका कारण बताते हुए किसी भी व्यक्ति को ऐसे जानवर का शिकार करने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि ऐसे किसी भी जंगली जानवर को मारने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि ऐसे जानवर को पकड़ा, शांत या स्थानांतरित नहीं किया जाता है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि पहला और दूसरा कथन सही है, हालांकि तीसरा कथन हमारा सही नहीं है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, एक और दो। अब हम बात कर लेते हैं आज के तथ्य की, जिसमें हम बात करेंगे टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध पर, जो आज के द हिंदू में प्रकाशित हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने चावल की घरेलू मांग और उत्पादन परिदृश्य को देखते हुए टूटे हुए चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो ज्यादातर जानवरों के चारे के रूप में और इथेनॉल उत्पादन के लिए घटक के रूप में उपयोग किया जाता है।
आपको ये ध्यान रखना है कि 2019 के समान महीनों की तुलना में अप्रैल 2022 से अगस्त 2022 के महीनों के दौरान टूटे हुए चावल के निर्यात में 4178% की वृद्धि को देखा गया है। यह निर्यात मुख्य रूप से चीन, सेनेगल, वियतनाम, जिबूती और इंडोनेशिया आदि देशों को किया गया है। भारत ने पिछले 5 महीनों के दौरान लगभग 21 लाख मीट्रिक टन से अधिक टूटे हुए चावल का निर्यात किया है। सरकार के अनुसार निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के कारण घरेलू पोल्ट्री उद्योग और अन्य पशु फीड स्टॉक की खपत के लिए टूटे हुए चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी और इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए इथेनॉल का उत्पादन करना भी संभव होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में सालाना लगभग 50 से 60 लाख मीट्रिक टन टूटे चावल का उत्पादन होता है, जिसका मुख्य रूप से पोल्ट्री फीड और अन्य जानवरों के लिए चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। यह इथेनॉल के उत्पादन के लिए भी उपयोग होता है। हालांकि हाल में भू राजनीतिक परिदृश्य के कारण टूटे हुए चावल की वैश्विक मांग में वृद्धि हुई है, जिसने इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव को प्रभावित किया है। इससे पिछले 4 सालों में टूटे चावल के निर्यात में 43 गुना से अधिक की वृद्धि देखी गई है। आंकड़ों के अनुसार चावल की घरेलू कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है और कम उत्पादन पूर्व अनुमान और गैर बासमती चावल के निर्यात में 11% की वृद्धि के कारण इसमें वृद्धि और जारी रह सकती है। हालांकि केंद्र ने बासमती चावल आदि के निर्यात से संबंधित नीति में कोई बदलाव नहीं किया है, ताकि किसान को अच्छा लाभकारी मूल्य मिलता रहे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।